हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। यूपी ट्रिपल प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे क्विक रिवीजन की सीरीज जो हम चला रहे थे उनमें यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके प्रश्न होने वाले हैं वो आपके होंगे यहाँ पे हिस्ट्री के। तो 5 प्रश्न आपके एग्जाम में हिस्ट्री के पूछे जाएंगे। तो उनमें से चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो कहता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है। तो उत्तर वैदिक काल में जो लोहे के साक्ष्य के उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम वह मिलता है आपका अतरंजी खेड़ा। तो याद रखेंगे इसको, अतरंजी खेड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश को उल्लेख मिलता है। तो गाइस देखिए, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित रहते हैं त्रिपिटक, ठीक है, तो इनमें यहाँ पर बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है। वो किस में मिलता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक, यानी कि जो एक सुत्त पिटक है, ठीक है, वो इसमें यहाँ पर इनका उल्लेख मिलता है जो उनके धर्म के लेकर उपदेश दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है। तो लिंगायत जो है वो किस संप्रदाय का अंग माना जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसकी है, यानी कि जो राग तरंगिणी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो गए देखिए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्हड़, यानी कि कल्हड़ एक रचयिता हैं जिनके द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है। ये एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है कि मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी। तो मौर्य शासन काल के दौरान जो भू राजस्व की दर निर्धारित करी गई थी वो कितनी करी गई थी। तो गाइस देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6, यानी कि जो मौर्य शासन काल था उस समय 1/6 भाग जो था वो भू राजस्व की दर को निर्धारित करता था, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में निम्नलिखित में से कब शोक दिवस मनाया गया था। तो गाइस देखिए, जो बंगाल विभाजन है उसको यहाँ पर किसने किया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। उसके बाद हमें क्या किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में जब दिल्ली दरबार आयोजित हुआ उस समय इसको रद्द भी कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब शोक दिवस मनाया गया। तो शोक दिवस जब मनाया गया था तो ये हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को ये जो बंगाल विभाजन है वो आपका जो वो लागू कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संजीवनी नामक पत्र। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 सितंबर को आपका एग्जाम है। इससे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये संपूर्ण गाइड आप ले सकते हैं। इसमें देखिएगा सारा सिलेबस आपको कवर किया गया है, जितना भी सिलेबस आपके पीटी एग्जाम में आना है। आप सभी को पता है कि इस पीटी एग्जाम में सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो सब कुछ इस बुक में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम आपको पता है पीटी का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे नीचे तो देखेंगे कि इसमें आपको सारे अध्यायवार चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाग 2 में, ठीक है। इसी तरीके से विश्व भूगोल, प्रारंभिक गणित, यानी कि एक ही बुक में जितना भी पीटी में आपका सिलेबस आना है सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो 2 पेपर हुए बेसिकली, एक प्रथम पाली का और सेकंड पाली का, वो भी देखने को मिल जाता है, ठीक। यूपी ट्रिपल एस सी का ये पेपर है। तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डायरेक्ट आप मंगा सकते हैं और किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल से जाकर इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आप अपनी तैयारी के लिए। किस रचना किसने की थी। तो संजीवनी नामक पत्र की जो रचना करी गई थी वो किनके द्वारा करी गई थी, वो करी गई थी कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संजीवनी नामक पत्र की रचना करी गई थी। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगले देखें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि पहली बार स्वराज की मांग किसने करी थी। तो पहली बार जो स्वराज की मांग करी थी उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार स्वराज की मांग करी थी। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1906 वाला, उसमें जो कोलकाता में यह अधिवेशन आयोजित किया गया
तो इसकी अध्यक्षता बेसिकली किसने करी थी, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे देखिए दादा भाई नौरोजी को वो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। और यहाँ पे ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कब हुई थी, सन याद रखिएगा। फिर कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसके यहाँ पर किसके नेतृत्व में करी गई थी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक हो जाएंगे सलीमुल्लाह खां, दूसरा हो जाएंगे आगा खां। तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां जो हैं वो ए और बी दोनों के नेतृत्व में इसकी स्थापना करी गई थी, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है वो भाग कितना है। तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल जो लगभग है, यानी कि जो केवल आपकी भूपृष्ठ है, ठीक है, ज़मीन जहाँ पर है, समुद्र के एरिया को छोड़ दें तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30%। यानी कि जो आपका 100% एरिया है पूरे पृथ्वी का, उस पर मात्र 30% पे जो है भूपृष्ठ पाया जाता है। बाकी जो है बाकी चीज़ों पे आपका ग्लेशियर है, ठीक है, और वहाँ पे जो है समुद्र है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं 70% एरिया पे। तो 30% में ही हम लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो इसमें कहता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उसको परपटी कहते हैं। याद रखिएगा परपटी जो होती है वो सबसे ऊपरी परत होती है, और इसके बाद की जो परत होती है उसको मेंटल कहते हैं, और उसके बाद जो सबसे अंदर की परत होती है उसको हम यहाँ पे क्रोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि पंजाब में बड़ी संख्या में आपलवान नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है। तो पंजाब बड़ी संख्या में आपलवान नहर है, तो इसमें जो जल आता है गाइस देख लेते हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि सतलज नदी से पंजाब की नहरों में जल आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का क्या मतलब होता है। जो गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसमें जो एक OTE है तो उसका जो है क्या मतलब होता है। तो देखिए OTE का जो मतलब है 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्री उष्मीय ऊर्जा। तो इसको क्या कहते हैं, समुद्री उष्मीय ऊर्जा, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न देख लेते। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो पर्वतों की लगातार श्रृंखला वह कौन सी है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर क्या है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला है जिसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर मानी जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए गाइज, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है या बहुत इजी है, तो ऐसा नहीं है। आपका पीटी का एग्ज़ाम बिल्कुल इसी तरीके का आएगा। कठिन आपका एग्ज़ाम नहीं आएगा, कठिन आएगा तो उसके लिए अभी मेंस बाकी है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा। जो लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम कठिन है उनके लिए मेंस अभी बाकी है। तो पीटी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होने वाला है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जो फर्जी में फॉर्म भरते थे उन्हीं को बाहर रखने के लिए ये पीटी आयोजित करा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो छुपी बेरोजगारी होती है 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में किस तरीके से पाई जाती है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कि एक लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पर परिवार के 3 या 4 सदस्य उसी काम को कर रहे हैं, बल्कि ज़रूरत एक लोग को है, तो इसी को क्या कहा जाता है, छुपी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और 18 देखें तो कहता है कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। तो आपूर्ति पक्ष का जो अर्थशास्त्र होता है वो किस पर सबसे अधिक जोर देता है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्माता, यानी कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र जो है वो निर्माता पे अधिक जोर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। तो समाजवाद की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि दास कैपिटल नाम की एक पुस्तक है, उसको समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यानी कि जो SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना होता है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है उसके तहत क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा 19 का राइट आंसर ए, यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो टैक्स के आधार पर जो वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उसको कहते हैं प्रगतिशील कर उसको कहा जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक न्यायिक आदेश होता है जो होता है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी होता है, वो होता है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा जो होता है वो जारी किया जाता है, ये न्यायिक आदेश में आता है, इसको याद रखेंगे। ये रिट होती हैं जो अनुच्छेद 226 के तहत आती हैं, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि भारतीय संविधान में इस समय कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में इस समय जो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने हुआ करते थे गाइस, पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया, सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 के एक पार्ट में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया और इसको कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ, उसको यहाँ पर क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यालय की समाप्ति से पूर्व महाभियोग के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। तो अब यहाँ पे 23 में देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे संसद के दोनों सदन, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको अगर अपने कार्यकाल की समाप्ति पूर्व या फिर महाभियोग के लिए अनुशंसा अनिवार्य है तो संसद के दोनों सदनों से इसको पास होना जरूरी है। तो देखिए जो महाभियोग है अनुच्छेद 61 के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है और ये किसी भी सदन में पास कराया जाता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सहमति दोनों सदन की जरूरी होती है, वहाँ से पास होना बिल्कुल आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संसदीय स्वरूप सरकार में, तो जो संसदीय स्वरूप होता है सरकार का उसमें क्या क्या चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। तो संसदीय स्वरूप जो है 24 का राइट आंसर क्या होगा बी, यानी कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, इसको याद रखेंगे। तो संसदीय स्वरूप जो है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ये होता है संसदीय स्वरूप की सरकार में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में जो यहाँ पे कथन सही है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो 25 है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह सदन के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। तो हमको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, क्योंकि यही चीज़ जो है इन 4 ऑप्शन में से सही है, यानी कि वो जो पहले आम चुनाव होते हैं उसके पश्चात संसद के प्रथम सत्र को ये संबोधित करता है। तो दोस्तों अब साइंस के प्रश्न लेते हैं। साइंस में कहता है 26 में कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कितनी चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा जो चाहिए होती है 26 का राइट आंसर हो जाएगा वो शून्य, यानी कि शून्य ऊर्जा इसको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि टेस्ला चुंबकीय डैश की इकाई है। तो देखिए टेस्ला जो है वो चुंबकीय किस चीज़ की इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मैग्नेटिक फील्ड की इकाई क्या होती है, वो टेस्ला होती है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो यहाँ पर देख लेते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, बॉक्साइट। सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, जो बॉक्साइट होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आप अगर 29 कहता है कि जो नाभिकीय बल है वो क्या है। तो नाभिकीय बल जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि जो नाभिकीय बल होते हैं वो कहते हैं लघु परासी आकर्षण बल। तो लघु परासी आकर्षण बल है नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से किसमें परस्पर मिले होते हैं। तो जो पुंकेसर होता है अपने पराग कोषों से और पत्तियों में किससे परस्पर मिले होते हैं। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि यूफोबिरेसी। तो यूफोबिरेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे क्या है आपके करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से।
तो गाइस करंट अफेयर के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर का ये आपका करंट अफेयर आएगा। 10 में से अगर आपने 6-7 ही सही कर लिए ना तो आप रैंक अच्छा खासा कर जाएंगे, क्योंकि करंट बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो 51 में कहता है कि केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो देखिए, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उन्होंने एक स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर स्टेशन रखा। तो 51 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी, यानी कि नौगढ़ रेलवे स्टेशन को इनको नाम बदल कर रखा गया सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ पर है। तो 52 का जो राइट आंसर है वो तो आपका वाराणसी है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हरिद्वार उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, हरिद्वार उत्तराखंड में उन्होंने क्या किया? गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वह है वाराणसी उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर देखें तो 53 कहता है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामले की त्वरित सुनवाई हेतु कितनी फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन का निर्णय लिया है। अब 53 में अगर देखेगा इस तो कहता है यहाँ पे कितनी फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया है बच्चों और महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको मामले की सुनवाई के लिए। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 218। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर है। ठीक है, तो करंट अफेयर कहीं से भी आ सकती है, यूपी का एग्जाम है तो हो सकता है यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 54 में कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, यानी कि मध्य प्रदेश में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? जो केंद्रीय मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, इनको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ करी गई। तो एक राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ करेगी। इसमें क्या होगा? अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उसको यहाँ पर जो है इलाज फ्री में दिया जाएगा, उसके साथ साथ कुछ हेल्प भी उसको दी जाएगी फाइनेंशियली। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ करी गई है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 56 कहता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा के याद कर लीजिए। तो 56 में कहता है आपका कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका ये प्रश्न तो है ही। तो यहाँ पे कहता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है 56 का राइट आंसर है ए, यानी कि 10वीं रैंक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 कहता है कि मई 2021 में विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जब किया गया है 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुर्तगाल में इसका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है कि विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा को शीर्ष परिषद में फीफा महिला 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करी गई। अब जो फीफा विश्व कप 2023 है वो कहाँ पर होने वाला है। तो 58 का राइट आंसर है आपका सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फीफा विश्व कप 2023 आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें तो 29 कहता है कि फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्न में से किसे 2019 का भारत भारती सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा करी। तो भारत भारती पुरस्कार जो है वो 2021 में दिया गया, लेकिन ये था कब का? 2019 का, क्योंकि ये लेट दिए जाते हैं। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है भारत भारती का सम्मान, इसको याद रखें। अगला प्रश्न देखेगा इस, तो अगले प्रश्नों में कहता है, अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए कहता है 60 में कि वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो उत्तर प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया। 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि नोएडा में सरस आजीविका मेले का उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 61 कहता है कि उपन्यास द करेक्शन के लेखक जोनाथन फ्रांजेस हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, फिर कहता है कि उपन्यास अ विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स है और उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं। अब इनमें से कौन कौन कथन यहाँ पे सही हैं।
अब यहाँ पे देखिए 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि जो आपका पहला और 3 है वो सही है, दूसरा गलत है। यानी कि सही क्या है, कद्दा करेक्शन के लेखक है जोनाथन फ्रॉन्जेन और 40 थीव्स के लेखक है थॉमस पेरी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई। तो इस बार जो लोग कह रहे थे ना कि 50 में से 50 हमने किए, 50 में से 45 हमने किए, तो इस बार आप करके दिखाइए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा रखा हमने इस बार। तो 62 में कहता है कि आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कैलाश सत्यार्थी। इनको याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता थे 2014 के शायद। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि जल चौगान यानी कि जो पोलो होता है, पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पोलो जो है उसकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 63 का राइट आंसर 7 हो जाएगा, यानी कि टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं एक पोलो के गेम में, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है, इसमें आपको मिलान करना है। मिलान करने के लिए बहुत ही यहाँ पर आसान सा दिया हुआ है कि मिताली राज जो है वो किससे संबंधित हैं, तो सभी को पता है क्रिकेट से संबंधित है। पूनम रानी हॉकी से संबंधित है। लड़का बाबर जो हैं वो 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 64 का, वो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लेते हैं हमने इसको मैच कर लिया आराम से। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है। जो ब्लेड रनर है उनके नाम से किसको जानते हैं, तो याद रखिएगा 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि ऑस्कर कार्ल्स पिटोरियम। ऑस्कर कार्ल्स पिटोरियम को ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है, इनको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो है छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है। यानी कि क्या होता है कि जो प्रथम विकलांग हैं वो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है, तो वो महिला कौन सी हैं, तो 66 का राइट आंसर अरुणिमा सिंह। ये पहली हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन है, अरुणिमा सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं गाइस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दें, क्योंकि समय कम बचा हुआ है, तो जितनी ज़्यादा हम जीएस की प्रैक्टिस कर पाएँ उतना सही है। तो अगर आप कहें तो हम जीएस के डेली आपको 3 से 4 प्रैक्टिस सेट दे दें, ये जो आपके 50-50 नंबर के हैं। अगर हाँ आपको लगता है सही है तो यहाँ पर डालिए नीचे कमेंट में लिख करके। वैसे तो मैं जितना दे रहा हूँ उतना दे ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले का विश्व रिकॉर्ड जो है किसके नाम है। तो देखिए सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे उनका नाम क्या है, 67 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी की डोलमा। तो डी की डोलमा जो हैं ये सबसे कम आयु की हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर, ये तो सभी को पता, नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो स्थित है 68 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो हो जाएगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पर है, बेल्जियम में है। तो इसको याद रखेंगे, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि टू द पॉइंट किसकी कृति है। तो टू द पॉइंट जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे 70 का राइट आंसर देख लेते हैं, वो हो जाएगा बी, यानी कि विलियम स्टोट। तो विलियम स्टोट के द्वारा टू द पॉइंट एक या पुस्तक है वो या कृति है वो लिखी गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हो गए हमारे 50 के 50 जीएस के प्रश्न। अगर मन हो तो आप बता दीजिए कि आपने कितना इसमें सही किया है। तो प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।